हेलो बच्चों, हमने प्रीवियस क्लास में हमने प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इस दो टॉपिक्स पर स्टडी की थी। आज हमारा टॉपिक है कूलॉम्स लॉ। ठीक है, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ जनरली अगर देखें तो क्या होता है, इंटरेक्शन ऑफ चार्ज, मतलब किन्हीं भी दो चार्जों के बीच लगने वाला जो फोर्स है, चाहे वो अट्रैक्शन का हो या रिपल्सन का, तो उसका मैग्नी उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कूलॉम्स ने एक लॉ दिया। ठीक है, तो उन्हीं उसी लॉ को हम क्या बोलते हैं, कूलॉम्स लॉ भी कह सकते हैं या कूलॉम्स इनवर्स लॉ भी बोला जाता है। कि मतलब एक्चुअली कूलॉम्स लॉ क्या है, इंटरेक्शन ऑफ चार्ज, इंटरेक्शन ऑफ चार्ज। राइट। अब ये कि अगर हमारे पास जैसे दो चार्ज हैं, एक चार्ज है आपका Q1 और एक चार्ज है Q2, ये दोनों चार्ज एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, मतलब ये चार्ज 1 ये चार्ज 2 पर रखे हुए हैं। तो चार्ज Q के द्वारा चार्ज Q1 पर एक फोर्स अप्लाइड होगा। ठीक है, अगर हम ये बोलें कि अगर दोनों का जो नेचर है वो सेम है, अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव मतलब कि सेम नेचर के हैं, तो उनमें रिपल्सन होगा, और अपोजिट नेचर के हैं तो उनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इस सपोज जो चार्ज Q2 है वो Q1 पर फोर्स अप्लाइड करेगा F1 ड्यू टू 2, मतलब फोर्स अप्लाइड ऑन 1 बाय 2, मतलब कि Q1 चार्ज पर Q2 चार्ज के द्वारा लगाया गया फोर्स। तो सिमिलरली Q1 भी क्या करेगा, Q2 पर फोर्स अप्लाई करेगा, Q2 पर Q1 के द्वारा लगने वाला फोर्स, इनका की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा, ठीक, बट डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स है F ये इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ F1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड F2 ड्यू टू 1। क्लियर। तो इसके लिए कूलॉम ने ये बताया कि ये जो फोर्स, ठीक है, मतलब दोनों चार्जों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, Q1 इंटू Q2। मतलब कि कूलॉम्स क्या कहता है कि इन्हीं दो पॉइंट चार्जों के बीच लगने वाला फोर्स, ठीक है, उन दोनों चार्जों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेकंड वन, उसने इन्होंने ये भी कहा कि F इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r², मतलब दोनों चार्जों के बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। दिस इज अ कूलॉम। अगर इन दोनों को हम एक साथ लिखें, F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन r², मतलब F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। जब प्रोपोर्शनल का साइन हमने अलग किया तो एक कांस्टेंट ऐड हो जाता है K, Q1 Q2 अपॉन r², वेयर K is a constant, its value depend on the medium and measurement unit, and its value depend on medium and unit measurement, मतलब कि जहाँ की एक नियतांक है जिसकी वैल्यू की मीडियम मतलब माध्यम और मापन पद्धति, मतलब
Q1 को और Q1 Q2 को और R को आप किस में मेजर कर रहे हैं उस पर भी निर्भर करता है। दिस इज अ कूलॉम्स इनवर्स लॉ। अब चूंकि क्या रहता है कि ये दोनों के सेपरेशन डिस्टेंस के स्क्वायर के डायरेक्टली स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए अब इसको कूलॉम्स का इनवर्स लॉ भी बोलते हैं, मतलब कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम या कूलॉम्स इनवर्स लॉ। दिस इज अ कूलॉम्स लॉ। ठीक है, नोट कीजिए। अब ये है कि k की वैल्यू किस प्रकार से डिपेंड करती है, हम इस पर ध्यान दें। तो फर्स्ट वन यदि हम लें SI सिस्टम, SI सिस्टम में फर्स्ट वन एयर और वैक्यूम, मतलब वायु या निर्वात में जो k की वैल्यू है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, या ये होती है 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। अगर k की यूनिट हम निकालना चाहें तो यहाँ से निकाल सकते हैं। F की यूनिट फोर्स मतलब न्यूटन, R यहाँ गया तो मीटर स्क्वायर और कूलॉम नीचे आया, ये आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ठीक, इसे जब डेरिवेट मतलब जब डेरिवेशन सॉल्व करेंगे दिस वैल्यू को रखेंगे और न्यूमेरिकल में हम इस वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, वेयर एप्सिलॉन नॉट इसे बोला जाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है 8.854 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। अगर हम इसकी यूनिट निकालें तो इसकी यूनिट का क्या हो जाएगा, इनवर्स, तो ये हो जाएगा कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड सेकेंड वन, तो अगर ये वैल्यू उठाकर हम इस इक्वेशन में रखें 1 में, तो F की ये वैल्यू आ जाएगी, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एंड सेकेंड वन F इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये दो इक्वेशन और बन जाती हैं फोर्स के मैग्नीट्यूड की। एम आई राइट? इज दैट क्लियर? चलिए वीडियो को पॉज करके और राइट करके आता है। ठीक है, मीडियम मतलब SI सिस्टम में सेकंड क्या आ जाएगा आपका, इन एनी मीडियम, मतलब किसी माध्यम पर। तो किसी भी माध्यम SI सिस्टम में किसी माध्यम पर जो स्मॉल k की वैल्यू होती है ये होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K। ठीक है, जहाँ वेयर कैपिटल K इसे बोला जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम या रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव ऑफ वैक्यूम या एयर। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आ गई, एप्सिलॉन नॉट k।
तो हमारी जो इक्वेशन है फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो कितना आ जाएगा मीडियम में 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर या F इज इक्वल टू 1/4π, इसके स्थान पे हम क्या रख सकते हैं एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये होती है के की वैल्यू कि किस प्रकार से ये मेजरमेंट और मीडियम पर डिपेंड करती है। एक तो अपन ने ऐसा ही सिस्टम पढ़ा, इसके बाद सीजीएस सिस्टम। तो फर्स्ट वन इन एयर और वैक्यूम। तो इन एयर और वैक्यूम में के स्मॉल के की वैल्यू ये कितनी मानी गई 1। तो F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये बनेगा। सेकेंड वन इन मीडियम, इन मीडियम जो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/कैपिटल के, 1/कैपिटल के। यहाँ कैपिटल के क्या होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, मतलब किस माध्यम का परावैद्युतांक। हिंदी मीडियम के बच्चे भी देखते हैं वीडियो हमारे, तो इसलिए थोड़ा सा हम कन्वर्सेशन भी करेंगे, मतलब कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिन्हें हिंदी में भी बोलना पड़ता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे परावैद्युतांक। तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी Q1 Q2 1/कैपिटल के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब चूंकि ये सीजीएस में है, फोर्स की यूनिट कितनी मानी जाएगी डाइन, और यहाँ पे एसआई में चल रहे थे तो फोर्स की यूनिट न्यूटन। ठीक है, तो जैसे इधर कूलॉम्स लॉ और इसका ब्रीथिंग, मतलब कि जो के की वैल्यू है वो कहाँ किस प्रकार माध्यम पर, मतलब मीडियम पर और यूनिट ऑफ मेजरमेंट पर डिपेंड करती है। इधर क्लियर। चले, अगर नोट करना है तो वीडियो को पॉज करिएगा और नोट करिएगा। ठीक है, एक खास बात ये है कि कूलॉम्स लॉ क्या कहता है कि ये जो फोर्स है, मतलब कि ये जो फोर्स है Q1 पर और Q2 पर लगने वाला फोर्स है, ये इट्स एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ टू चार्जेस, मतलब दोनों चार्जों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग अनुदिश कार्य करता है या अलोंग कार्य करता है। ठीक है, मतलब कि ये जो फोर्स है कि हम क्या बोल सकते हैं कि कूलॉम्स लॉ या दोनों चार्जों को मिलाने वाली या ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग कार्य करता है। ठीक है, तो अब जैसे Q1 और Q2 दो चार्ज हैं, तो Q2 अगर हम सपोज मान के चलें कि दोनों का नेचर सेम है, तो Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में होगा F1 ड्यू टू 2, मतलब एक पर दूसरे के द्वारा लगने वाला फोर्स। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या होगा F2 ड्यू टू 1। ठीक है, अब ये है कि फोर्स डायरेक्शन लिखते कैसे हैं। अगर हम यहाँ देखें कि ये जो फोर्स है इसका डायरेक्शन आप कहाँ से चल रहे हो Q2 से Q1, मतलब फोर्स यहाँ से चल रहे हैं। तो अगर हम यहाँ देखें पोजीशन, दोनों चार्जों की पोजीशन, अगर किसी भी ठीक है रेफरेंस पॉइंट से अगर Q1 की पोजीशन R1 और Q2 की पोजीशन R2 है, तो ये दोनों का क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों का क्या मिलेगा आपको डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो R है दिस इज अ मोड, R क्या है इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मॉड है, मतलब विस्थापन सदिश है ये। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो फोर्स है, ठीक है F12 स्क्वायर, और अब देखो सेंस कि जो चार्ज है वो आपका स्केलर क्वांटिटी है ना कि वेक्टर, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है मतलब विस्थापन सदिश वो आपका एक वेक्टर है, उसका डायरेक्शन आपको क्या होगा बताना पड़ेगा। तो डायरेक्शन आपको मालूम है कि जो होती है
कि जो मतलब क्वेश्चन क्या है, वो क्या होगा R1 माइनस R2 डिस्प्लेसमेंट, और यह ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा इस R1 माइनस R2 का यूनिट वेक्टर, मतलब R1 माइनस R2 का यूनिट वेक्टर। ये जो R1 माइनस R2 है, दिस इज मतलब कि R1 माइनस R2, ठीक, ये किसके इक्वल है, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के इक्वल माना गया है, ठीक है। तो आपको पता है कि यूनिट वेक्टर, आपने पता था कि यूनिट वेक्टर क्या होता है कि वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर, मतलब वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए, क्लियर। तो अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो बेटा कि Q1 Q2 अपॉन मॉड R स्क्वायर माइनस R2, क्लियर। अब यहाँ पे तो सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा अपना कि Q1 Q2 अपॉन मॉड वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 का होल क्यूब, और यहाँ पे वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। दिस इज अ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। सिमिलरली अगर आप इस फोर्स की बात करें F21, ठीक, तो F21 में तो डिस्प्लेसमेंट होगा इस और वो कितना होगा R2 माइनस R1, तब वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। तो इसको जब हम लिखेंगे तो किस प्रकार से लिख सकते हैं Q1 Q2 अपॉन मॉड R2 माइनस R1 वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R। दिस इज अ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, ठीक है। काफी बुक में R1 और R2 के फॉर्म में दिया है, ठीक है। तो कि हम यहाँ पे मतलब इस प्रकार भी दे सकते हैं कि R1 माइनस R2, ठीक है, ये किसके ऊपर मान लिया R12, और R2 माइनस R1 यानी वेक्टर R2, ठीक है। तो दिस इज अ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, ठीक है, मतलब कूलॉम्स लॉ का सब्स्टिट्यूट, ठीक है, ठीक है। इन्हीं दो बॉडीज के बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है, मतलब ना वो उन दोनों बॉडीज के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर की इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। दिस इज अ ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ, है ना, जिसे न्यूटन ने दिया था। तो अब आपके यहाँ पे मान लीजिए दोनों में अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें तो एक कांस्टेंट होता है K, जिसकी वैल्यू कितनी मानेंगे 10⁹9 मल्टीप्लाई 10⁹9, और ग्रेविटेशनल में जो कांस्टेंट ऐड होता है G, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला जाता है, जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, लेकिन यहाँ पर जो K की वैल्यू है वो चेंज होती है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी मानी गई 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻, ठीक है, -11, क्लियर। अगर हम यूनिट की बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। अगर इसकी यूनिट अपन देखें तो कितनी आ जाती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और इसकी यूनिट कितनी मानी गई है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें तो एक तो आती है सिमिलरिटी, दोनों में समानताएं क्या है, सिमिलैरिटी, दोनों में समानताएं क्या मानी गई हैं आपकी, ठीक है। इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब कि
विक्रम वर्ग नियम क्या कहा गया है? विक्रम वर्ग का नियम। मतलब दोनों नियम को हम क्या बोलते हैं? विक्रम वर्ग का नियम या बोथ आर इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक। सेकंड वन यदि हमें बोले कि जो ये दोनों फोर्स हैं, ये दोनों क्या लगते हैं? दोनों बॉडीज को या दोनों चार्जों को मिलाने वाली जो लाइन है उसके अलोंग कार्य करते हैं। ठीक है, तो अपन ये क्या बोल सकते हैं? बोथ फोर्स आर एक्ट along the line joint। वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसका जो नेचर होता है इज ऑलवेज अट्रैक्शन। मतलब इसके ऊपर ई एब्सोल्यूट कर दें तो ये कैसा है? रिपल्सिव एज वेल एज अट्रैक्टिव। ये जो फोर्स है वो कैसा है आपका? रिपल्सिव एज वेल एज अट्रैक्टिव। मतलब रिपल्सन के साथ साथ उसमें क्या है? अट्रैक्शन भी है। बट अगर हम ये बोलें कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कैसा है? ओनली अट्रैक्टिव नेचर। कैसा रहेगा? ओनली अट्रैक्टिव नेचर। ठीक है। सेकेंड वन, अगर हम ये देखें इसमें और क्या डिफरेंस हो सकता है कि आपने देखा है कि इसका जो जी है ये कैसा है आपका? यूनिवर्सल कांस्टेंट। मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, पर के की वैल्यू चेंज हो जाती है क्योंकि के की वैल्यू मीडियम पर डिपेंड करती है और यूनिट ऑफ मेजरमेंट पर डिपेंड करती है। जबकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू क्या रहती है? ये सब जगह आपकी फिक्स्ड मानी गई है, मतलब कि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि सेकंड चीज़ हम यहाँ पे डिफरेंस बता सकते हैं कि जो कैपिटल जी है, ठीक है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये हम ये बोल सकते हैं कि एफ जी जो फोर्स है ये क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ, या हम ये बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। और जो ई एफ है मीडियम पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमसे कहता है कि फाइंड द रेशियो बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर टू इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस अपार्ट इन एयर। मतलब किन्हीं किसी दो इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वीय बल मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में क्या निकालना है? हमें अनुपात या रेशियो निकालना है। जब उन दोनों ये दोनों कुछ डिस्टेंस हवा में या वायु में कुछ डिस्टेंस पर रखे हों। तो अब हम यहाँ पे जब सॉल्व करते हैं तो आपको पता है हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास होगा, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना माना गया? कितना होता है? 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg। ठीक है। और के की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और
कैपिटल जी, इसकी भी वैल्यू पता है आपको, ये कितनी मानी गई है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप रेशियो देखें तो ये आ जाएगा ई एफ ऑन, ठीक है जी, मतलब ठीक, तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो या इसको चेंज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना आता है 9 मल्टीप्लाई 10, मतलब कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और यहाँ पे जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। तो दोनों का डिस्टेंस सेम है तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो Q1 मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और K की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 अपॉन 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 और 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो जो वैल्यू आती है, ठीक है, वो अप्रॉक्सीमेट 10⁻42 के लगभग आएगी। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो ई एफ है ये 10⁻42 ऑफ जी एफ, मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स का 10⁻42 टाइम्स होता है। मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। तो इसके अलावा एनसीईआरटी में आप ये भी है कि इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉन के अलावा आपके पास क्या दे दिया जाएगा, प्रोटॉन दे दिया जाएगा। ठीक है, इन दो प्रोटॉनों के बीच या एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच ई एफ और जी एफ के बीच में रेशियो निकालने की आ जाए तो ये आप करिएगा। ठीक है, और आंसर को कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो आज ठीक है, तो इसके आज के वीडियो में यहाँ पे क्लोज करते हैं। ठीक है, आप लोगों से यही है कि आप पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिए और जहाँ पे भी डाउट्स आते हैं तो कमेंट बॉक्स में आकर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वीडियो आपको अच्छा लगे, ठीक है, या जो भी आपका व्यू हो, ठीक है, जो भी आपका व्यू हो तो आप अपना